अध्याय 9 बेबिलास के मृदापत्र। सेंट स्वीडिश कॉलेज 21 अक्टूबर 1934 hindiaudiobook.com। प्रिय प्रोफेसर, ध्वस्त बेबिलास के अवशेषों में हाल ही में हुई खुदाई में मिले जो 5 मृदापत्र आपने भेजे हैं, वे आपके पत्र के साथ ही प्राप्त हुए। मैं उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। मैंने उनकी पांडुलिपि का बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक अपनी भाषा में अनुवाद करने में कई घंटे बिताए। मुझे आपके पत्र का तत्काल जवाब दे देना चाहिए था, परंतु मैंने जानबूझकर देरी की, क्योंकि मैं चाहता था कि अनुवाद का काम पूरा करने के बाद ही आपको पत्र लिखूं। मृदापत्र बिना किसी क्षति के सुरक्षित पहुंच गए थे, क्योंकि आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह पैक किया था और उस पर सुरक्षित तत्वों के पदार्थों का छिड़काव कर दिया था। इन मृदापत्रों की कहानी से आप भी उतने ही हैरान रह जाएंगे जितना कि हम लोग प्रयोगशाला में हुए थे। अतीत की इस धूमिल छाया से हम रोमांस की उम्मीद करते हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स, परंतु इसमें देवजीत नामक अमीर आदमी अपनी कर्ज की समस्या के बारे में बताता है। इन मृदापत्रों को पढ़कर हमें यह एहसास होता है कि हमारी दुनिया की परिस्थितियाँ 5000 साल में उतनी ज्यादा नहीं बदली है जितना हम सोचते हैं। यह अजीब है, परंतु इन पुराने मृदापत्रों के कारण मैं पसोपेश में पड़ गया हूँ। कॉलेज का प्रोफेसर होने के नाते मुझे ज्ञानी माना जाता है, जिससे अधिकांश विषयों पर ठीक ठाक ज्ञान होता है। बहरहाल, इन मृदापत्रों में बेबीलोन के खंडहरों में दफन एक आदमी कर्जवान युवाओं को एक रास्ता सुझाता है, जैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं कहता हूँ कि यह बहुत जबरदस्त है। मेरी दिलचस्पी यह साबित करने में है कि प्राचीन बेबीलोन का ज्ञान उतनी ही अच्छी तरह आज भी काम कर सकता है। मिसेस भूबेटी और मैं इस योजना पर काम करने की योजना बना रहे हैं, ताकि हमारी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हो सके। आपके सफल अभियान पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपकी और मदद करने के किसी और अवसर का उत्सुकता से इंतजार करता रहूंगा। आपका अल्फ्रेड एच श्रूसबेरी, पुरातत्व विभाग। पहला मृदापत्र। आज पूर्णिमा है। मैं देवेजुर हूँ। सीरिया में गुलाम की जिंदगी बिताने के बाद मैं हाल ही में अपने शहर लौटा हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने सारे कर्ज चुका दूंगा और बेबीलोन के अपने पैतृक शहर में संपन्न बनकर दिखाऊंगा। मैं मृदापत्रों पर अपनी परिस्थितियों का स्थायी रिकॉर्ड लिखना चाहता हूँ, ताकि मुझे अपनी प्रबल इच्छा को पूरा करने में मार्गदर्शन और सहयोग मिले। मेरे अच्छे मित्र साहूकार मैथन की समझदारीपूर्ण सलाह के अनुसार मैं एक निश्चित योजना पर चलने का संकल्प कर चुका हूँ। उसका कहना है कि यह योजना किसी भी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और उसे संपन्न तथा सम्मानित बना सकती है। इस योजना के 3 उद्देश्य हैं, जिन्हें मैं चाहता हूँ और जिनकी मैं आशा करता हूँ। पहला, यह योजना मेरी भावी समृद्धि सुनिश्चित करती है, इसलिए मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अपने लिए अलग रख दूंगा, क्योंकि मैथन ने समझदारी पूर्वक यह कहा था, जो व्यक्ति अपने पर्स में सोना और चांदी रखता है जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं है, वह अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण और सम्राट के प्रति वफादार होता है। जिस व्यक्ति के पर्स में तांबे के कुछ सिक्के ही होते हैं, वह अपने परिवार और सम्राट के प्रति उदासीन होता है, परंतु जिस व्यक्ति के पर्स में कुछ नहीं होता है, वह अपने परिवार के प्रति निर्दयी और अपने सम्राट के प्रति दगाबाज होता है, क्योंकि उसका हृदय कटुता से भरा होता है। इसलिए जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, उसके पर्स में धन खनकना चाहिए, ताकि उसके हृदय में अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपने सम्राट के प्रति वफादारी हो। दूसरी बात, यह योजना सुनिश्चित करती है कि मैं अपनी अच्छी पत्नी के खर्च पूरे करूंगा और उसके लिए वस्त्र खरीदूंगा, क्योंकि वह वफादारी के साथ अपने पिता के घर से मेरे पास लौटी है। मैथन ने कहा है कि वफादार पत्नी की अच्छी देखभाल करने से मनुष्य के मन में आत्मसम्मान पैदा होता है, उनके उद्देश्यों में शक्ति आती है और उनके संकल्प में वृद्धि होती है। इसलिए मैं अपनी 70% आमदनी का इस्तेमाल घर, कपड़े और भोजन पर करूंगा। इसके अलावा मैं इसी आमदनी में अपना सामान्य खर्च चलाऊंगा, ताकि हमारी जिंदगी में खुशियों की कमी न रहे। परंतु मैथन ने इस बारे में सावधानी बरतने को कहा है कि हमें इन अच्छे उद्देश्यों के लिए अपने 70% आमदनी से अधिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी में इस योजना की सफलता निहित है। मुझे 70% आमदनी में ही गुजारा करना चाहिए और कभी इससे ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न ही मुझे कोई ऐसी चीज खरीदनी चाहिए जिसका भुगतान मैं अपनी आमदनी के इस हिस्से से न कर सकूं। दूसरा मृदापत्र। तीसरी योजना। इस योजना में यह बताया गया है कि अपनी आमदनी में से मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊं। इसलिए हर पूर्णिमा के दिन मैं अपनी महीने भर की कमाई में से 20% निकालकर उससे अपना कर्ज चुकाता हूँ। जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया है, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मैं सम्मानपूर्वक उनमें बराबरी से अपनी 20% आमदनी बांट लेता हूँ। इस तरह समय के साथ मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। मैं यहाँ पर हर उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूँ जिसका मैं कर्जदार हूँ। साथ ही मैं यह भी लिख रहा हूँ कि मैंने किस व्यक्ति से कितना कर्ज लिया है। फेहरू, बुनकर, चांदी के 2 सिक्के, तांबे के 6 सिक्के। सिंजार, फर्नीचर बनाने वाला, चांदी का 1 सिक्का। अहमर, मेरा दोस्त, चांदी के 3 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का। जेंकार, मेरा मित्र, चांदी के 4 सिक्के, तांबे के 7 सिक्के। अस्कामिर, मेरा मित्र, चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 3 सिक्के। हेरिंजिर,
आभूषण बनाने वाला, चांदी के 6 सिक्के, तांबे के 2 सिक्के। डायर बेकर, मेरे पिता के मित्र, चांदी के 4 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का। अलकाहद, मकान मालिक, चांदी के 14 सिक्के। मैथन, साहूकार, चांदी के 9 सिक्के। बीरेजी, किसान, चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 7 सिक्के। यहाँ से मृदा पत्र क्षतिग्रस्त था, पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा मृदा पत्र, इन कर्जदारों को मुझे कुल मिलाकर चांदी के 119 सिक्के और तांबे के 144 सिक्के चुकाना है। क्योंकि मुझ पर इतना भारी खर्च चढ़ा था और उसे चुकाने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए मूर्खतावश मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और अपने पैतृक शहर को छोड़कर आसान दौलत की तलाश में प्रदेश चला गया। बहरहाल वहाँ पर मैं संकट में फंस गया और गुलाम बन गया। अब जब मैथन ने मुझे दिखा दिया है कि अपनी कम आमदनी के बावजूद मैं अपना कर्ज कैसे चुका सकता हूँ, तो मुझे यह एहसास होता है कि अपनी फिजूल खर्ची के परिणामों से भागना मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। इसलिए मैं उन लोगों के पास गया जिनसे मैंने कर्ज लिया था। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास कोई संपत्ति या जायदाद नहीं है जिससे मैं उनका कर्ज चुका सकूं। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सिर्फ कमाने की क्षमता है और मैं अपनी आमदनी का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी और बराबरी से अपने कर्ज चुकाऊंगा। मैं कर्ज चुकाने के लिए 20% से ज्यादा आमदनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अगर वे धैर्य रखें तो समय के साथ मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। अहमर को मैं अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, परंतु उसने मुझे भला बुरा कहा और मेरा अपमान किया। बिरेजिक नामक किसान ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं सबसे पहले उसका कर्ज चुकाऊंगा, क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह योजना सुनकर मकान मालिक अलकाहद बहुत गुस्सा हो गया और उसने साफ कह दिया कि अगर मैंने जल्दी से उसका कर्ज नहीं उतारा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। बाकी सबने खुशी खुशी मेरे प्रस्ताव को मान लिया, इसलिए अब मैं इस योजना पर अमल करने के लिए पहले से ज्यादा संकल्पवान हूँ। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि कर्ज चुकाने से बचने के बजाय उन्हें चुकाना कहीं ज्यादा आसान है। हालांकि मैं अपने कुछ कर्जदाताओं की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं उन सब के साथ निष्पक्षता के साथ व्यवहार करूंगा। चौथा मृदा पत्र, एक बार फिर पूर्णिमा है। मैंने कड़ी मेहनत की है। मेरी अच्छी पत्नी ने कर्ज उतारने के मेरे इरादों में मेरा पूरा साथ दिया है। हमारे बुद्धिमत्तापूर्ण संकल्प के कारण इस महीने मैंने नेवाटूर के लिए मजबूत देह और अच्छे पैरों वाले ऊँट खरीदे, जिसके एवज में मुझे चांदी के 19 सिक्कों की आमदनी हुई। इस आमदनी को मैंने योजना के अनुसार बांट दिया। इसका 10% मैंने अपने लिए अलग रख लिया, इसका 70% मैंने जीवन यापन के लिए अलग रख लिया और इसका 20% मैंने अपने कर्जदाताओं में बराबरी से बांट दिया। मैं जब अहमर के घर गया तो वह नहीं मिला, परंतु मैं वह राशि उसकी पत्नी को दे आया। बिरेजिक तो इतना खुश हुआ कि उसने मेरा हाथ चूम लिया। सिर्फ बूढ़ा अलकाहद ही बड़बड़ाया और बोला कि मुझे अपना कर्ज ज्यादा जल्दी चुकाना चाहिए। इस पर मैंने जवाब दिया कि अगर मैं ठीक से कमाऊंगा और चिंता नहीं करूंगा तभी मैं ज्यादा तेजी से कर्ज चुका पाऊंगा। बाकी सबने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे प्रयासों की सराहना की। इस तरह 1 महीने में मैंने चांदी के 4 सिक्कों का कर्ज उतार दिया। इसके अलावा मैं चांदी के 2 सिक्कों का स्वामी भी बन गया हूँ, जिन पर किसी व्यक्ति का कोई हक नहीं है। मैं खुश हूँ और मैं बहुत लंबे समय बाद खुश हुआ हूँ। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई। कड़ी मेहनत के बावजूद इस महीने मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली। मैं बहुत कम ऊँट खरीद पाया। मैं चांदी के सिर्फ 11 सिक्के ही कमा पाया। बहरहाल मेरी अच्छी पत्नी और मैं योजना के अनुरूप चले। हमने एक भी नया वस्त्र नहीं खरीदा और सिर्फ सब्जियां खाकर गुजारा किया। एक बार फिर मैंने अपनी आमदनी का 10% खुद के लिए अलग रख लिया और 70% से अपना खर्च चलाया। मैं हैरान रह गया जब अहमद ने कर्ज चुकाने के लिए मेरी तारीफ की। हालांकि जो रकम मैं चुका रहा था वह छोटी थी। बिरेजिक ने भी ऐसा ही किया। अलकाहद आग बबूला हो गया, परंतु जब मैंने उससे कहा कि अगर वह इस रकम को नहीं लेना चाहता तो वापस कर दे, तो वह ठंडा पड़ गया। पहले की तरह बाकी सभी लोग संतुष्ट हो गए। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई और मैं खुश हूँ। इस बार मुझे ऊँटों का बहुत अच्छा रेवड़ मिल गया और मैंने कई बेहतरीन ऊँट खरीद लिए, जिस वजह से मुझे चांदी के 42 सिक्कों की आमदनी हुई। इस पूर्णिमा को मेरी पत्नी और मैंने जूते तथा कपड़े खरीदे, जिनकी हमें बहुत जरूरत थी। इसके अलावा हमने गोश्त और मुर्गा खाकर जश्न मनाया। हमने चांदी के 8 सिक्कों से ज्यादा का कर्ज उतार दिया। अलकाहद तक ने कोई उल्टी बात नहीं की। वह योजना महान है जो हमें कर्ज से बाहर निकालती है और बचत कराती है। 3 महीने बाद मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ। हर बार मैंने अपनी आमदनी का 10% हिस्सा अलग बचा कर रखा। मैंने और मेरी अच्छी पत्नी ने हर बार 70% आमदनी में अपना खर्च चलाया। हालांकि कई बार ऐसा करने में काफी मुश्किलें आई। हर बार मैंने अपनी 20% आमदनी से अपने कर्जदाताओं का कर्ज चुकाया। मेरे पास में अब चांदी के 21 सिक्के हैं जो सिर्फ मेरे हैं। इससे मेरा सिर तन जाता है और मैं अपने दोस्तों के बीच घरों के साथ उठ बैठ सकता हूँ। मेरी पत्नी घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है और अच्छे कपड़े पहनती है। हम साथ साथ रहकर खुश हैं। यह योजना अनमोल है। इसने एक पूर्व गुलाम को सम्मानित व्यक्ति में बदल दिया। 5वां मृदा पत्र। एक बार फिर पूर्णिमा है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत समय से कुछ नहीं लिखा है। दरअसल 12 महीने गुजर चुके हैं। बहरहाल आज मैं अपना रिकॉर्ड लिखने में नहीं चूकूंगा, क्योंकि आज मैंने अपना आखिरी कर्ज चुका दिया है।
आज के दिन मैंने और मेरी पत्नी ने जश्न मनाया क्योंकि हमारा संकल्प पूरा हो गया है। जब मैं अपने कर्जदाताओं से आखिरी बार मिला तो ऐसी कई बातें हुई जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगा। अहमर ने अपने कठोर शब्दों के लिए मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह चाहेगा कि हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। बूढ़ा अलकाहद भी आखिर इतना बुरा नहीं था क्योंकि उसने कहा, तुम कभी नरम मिट्टी की तरह नाजुक थे जिसे कोई भी छूकर दबा सकता था और मनचाहे आकार में ढाल सकता था, परंतु अब तुम कांसे के टुकड़े की तरह हो जो किसी का भी मुकाबला कर सकता है। अगर तुम्हें कभी चांदी या सोने की जरूरत पड़े तो बेहिचक मेरे पास चले आना। बाकी लोगों ने भी मुझसे सम्मानपूर्वक बात की। मेरी अच्छी पत्नी ने मुझे इतने गर्व से देखा कि किसी भी आदमी में आत्मविश्वास आ जाएगा। बहरहाल मुझे सफलता अपनी योजना के बदौलत मिली। इस योजना ने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना सारा कर्ज चुका दूं और मेरे पर्स में सोना चांदी जमा होता रहे। मैं सफलता चाहने वाले हर आदमी को यह सलाह दूंगा कि वह इस योजना पर चले। जब इसकी बदौलत एक पूर्व गुलाम अपने कर्ज चुका सकता है और अपने पर्स में सोना इकट्ठा कर सकता है तो इस पर अमल करके कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मैं अब भी इस योजना पर चल रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस पर अमल करता रहूंगा तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। सेंट विंसेंट सेंट स्वीडन कॉलेज, 7 नवंबर 1936। प्रिय प्रोफेसर, अगर बेबीलोन के अवशेषों की खुदाई करते समय आपको वहाँ के ऊँटों के व्यापारी देवेजित का भूत मिले तो मुझ पर एक मेहरबानी करें। उसे बता दें कि उसने मृदा पत्रों पर बहुत समय पहले जो लिखा था उसके लिए इंग्लैंड के 2 प्रोफेसर आजीवन उसके आभारी रहेंगे। आपको शायद याद होगा 1 साल पहले मैंने लिखा था कि मिसेस रूबेरी और मैं कर्ज से बाहर निकलने की इस योजना की आवाज भी सुनना चाहते हैं। शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी। हालांकि हम इसे अपने दोस्तों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हम कई सालों से अपमान भरा जीवन जी रहे थे क्योंकि हमारे सिर पर पुराने कर्जों का पहाड़ था और नए कर्ज चढ़ते जा रहे थे। हम दहशत में थे कि कहीं व्यापारी लोग कोई फसाद ना खड़ा कर दें जिसकी वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम कर्ज चुकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अपनी आमदनी में से हम जितना भी बचा सकते थे उतना बचाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु आमदनी में अपना खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था। इसके अलावा हमें मजबूरन उन जगहों से सामान खरीदना पड़ता था जहां हमें उधार मिल सके, भले ही वहां हमें महंगे दामों पर सौदा मिलता था। इससे एक दुष्चक्र शुरू हो गया जिससे चीजें बेहतर बनने की बजाय बदतर बनती चली गई। हमारी स्थिति निराशाजनक होती जा रही थी। हम कम किराए वाले मकानों में नहीं जा सकते थे क्योंकि हम पर मकान मालिक का कर्ज चढ़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि हम स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। फिर अचानक बेबीलोन के ऊँटों के व्यापारी ने हमें एक ऐसी योजना सुझाई जिस पर अमल करके हम अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते थे। उसने हमें अपनी योजना पर अमल करने की सूची बनाई और मैंने वह सूची अपने सभी कर्जदारों को दिखाई। मैंने उन्हें यह स्पष्ट बता दिया कि वर्तमान स्थिति में मैं उनका कर्ज तत्काल नहीं चुका सकता हूँ। आंकड़ों को देखकर वे यह बात खुद ही समझ सकते थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि पूरा कर्ज चुकाने का इकलौता रास्ता यही था कि मैं हर महीने अपनी 20% आमदनी सभी कर्जदाताओं में बराबरी से बांट दूं। इस तरह से मैं लगभग 2 साल में सारे कर्ज उतार दूंगा। इस दौरान हम अपना सारा सामान नकद खरीदेंगे जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होगा। कर्जदाता सचमुच बहुत सज्जन थे। हमें सब्जी देने वाला बूढ़ा आदमी समझदार था। उसने एक ऐसी बात कही जिसके द्वारा मुझे दूसरों को समझाने में आसानी हुई। उसने कहा, अगर आप आगे से सारा सामान नकद खरीदेंगे और अपने कर्ज का कुछ हिस्सा भी चुकाएंगे तो यह उससे बेहतर रहेगा जो आपने आज तक किया है। आपने 30 साल से मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया है। अंत में मैंने उन सबसे यह अनुबंध करवा लिया कि जब तक मैं नियमित रूप से अपनी 20% आमदनी से उनके कर्ज चुकाता रहूंगा तब तक वे मुझे किसी प्रकार से तंग नहीं करेंगे। फिर हमने 70% आमदनी में गुजारा करने की योजना बनाई। हम अपनी 10% आमदनी बचाने के लिए संकल्पवान थे। चांदी और संभवतः सोने के सिक्के बचाने का विचार बहुत आकर्षक था। खुद को बदलने में हमें रोमांच का अनुभव हुआ। अपनी 70% आमदनी में आराम से खर्च चलाने के तरीके खोजने में हमें बहुत मजा आया। हमने यह काम मकान के किराए से शुरू किया और हम मकान का किराया कम करवाने में कामयाब हो गए और हमें अच्छा सामान कम कीमत पर मिलना शुरू हो गया। यह इतनी लंबी कहानी है कि एक पत्र में पूरी नहीं हो सकती। संक्षेप में, इसमें हमें ज्यादा कठिनाई नहीं हुई और हमने खुशी खुशी यह काम कर दिया। अपनी आर्थिक समस्याओं को इस तरह सुलझाने से हमें बहुत राहत मिली और अब हम पुराने कर्ज के कारण आतंकित नहीं थे। बहरहाल मैं आपको उस 10% आमदनी के बारे में बताना नहीं भूलूंगा जिसे हमने खनकाने के लिए अलग रखा था। हमने कुछ समय तक तो अपनी जमा पूंजी को देखने का आनंद लिया। कृपया यह सुनकर हंसने न लगे। देखिए, यही असली बात है। असली आनंद इसी में है कि आप धन बचाना शुरू कर दें जिसे आप खर्च नहीं करना चाहते। धन खर्च करने के बजाय उसे इकट्ठा करने में ज्यादा आनंद मिलता है। जब हमने मन भरकर धन खनकाने का आनंद ले लिया तो हमने इसका एक ज्यादा लाभकारी प्रयोग खोज लिया। हमने एक ऐसी जगह पर इसका निवेश कर दिया जहां हमें हर महीने 10% ब्याज मिलने लगा। यह हमारे परिवर्तन का सबसे संतोषजनक हिस्सा साबित हो रहा था। अपनी आमदनी में से हम सबसे पहले इसी 10% हिस्से का भुगतान करते हैं।
हमें यह जानकर सुरक्षा का बहुत ही संतोषजनक एहसास होता है कि हमारा निवेश नियमित रूप से बढ़ रहा है। हमारे रिटायरमेंट तक हमारे बचत खाते में काफी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी। यह धनराशि इतनी ज्यादा होगी कि इससे बाद के हमारे खर्चे पूरे होते रहेंगे। मजे की बात यह है कि यह सब मेरी पुरानी आमदनी में ही संभव हुआ। हालांकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, परंतु बिल्कुल सच है। हम धीरे धीरे अपने सारे कर्ज चुका रहे हैं। इसके अलावा हमारा निवेश बढ़ रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है। कौन विश्वास कर सकता है कि बिना किसी वजह से परिणामों में इतना अंतर आ सकता है। अगले साल के अंत तक हमारे सारे कर्जे उतर जाएंगे। तब हम ज्यादा धनराशि का निवेश करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा हमारे पास इतना धन होगा कि हम बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। बहरहाल हमने संकल्प कर लिया है कि हम किसी भी स्थिति में अपने जीवन यापन के खर्च को अपने 70% आमदनी से ज्यादा नहीं होने देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हम बेबीलोन के उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं, जिसकी योजना ने हमें धरती पर नारकीय जीवन से बचाया है। उसके पास ज्ञान था, क्योंकि वह इन परिस्थितियों से गुजर चुका था। वह चाहता था कि उसके कटु अनुभवों से दूसरों को लाभ मिले, इसलिए उसको अपना संदेश लिखने में इतने घंटों की मेहनत करनी पड़ी। अपनी ही तरह कष्ट उठाने वाले लोगों के लिए उसके पास एक सच्चा संदेश था। यह संदेश इतना महत्वपूर्ण था कि 5000 साल बाद यह बेबीलोन के अवशेषों से बाहर निकला और आज भी यह उतना ही सच्चा तथा प्रभावी है जितना यह प्राचीन बेबीलोन में था। आपका अल्फ्रेड एड श्रूबेरी, पुरातत्व विभाग। धन्यवाद।